सो टुडे आज हम पढ़ेंगे चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग के बारे में। ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, एंड वी विल सी कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस इंडिया फेस्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस। 1947 के बाद इंडिया ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया था इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला चैलेंज ही ये था कि व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, सो जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो पार्टीशन हुआ था वही सबसे बड़ा चैलेंजेस था। क्योंकि इंडिया, व्हेन द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, इंडिया इंडिया और पाकिस्तान में नहीं बटा हुआ था, एक यूनिफाइड कंट्री था। एंड व्हेन दे लेफ्ट, ठीक है, तो वो इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके चल रहे थे। तो सबसे बड़ा नेशन बिल्डिंग में यही पार्ट चैलेंजेस था कि अब कैसे उस कंट्री को आगे बढ़ाया जाए, क्या क्या चैलेंजेस फेस किया। सो दिस इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और ये इंडिया जर्नी टू इंडिपेंडेंस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देते हैं। ठीक है, कि 1947 के टाइम पे ना, जब इंडिया ने ब्रिटिश रूल से आजादी ली थी, तो इंडिया को इमेंस चैलेंज फेस करना पड़े थे। और वो जो लैंग्वेजेस में भी आते थे, कल्चर में आए, रिलीजियस इनटू अ यूनिफाइड नेशन। सो देयर वर लॉट ऑफ challenges faced by India after the independence. लैंग्वेज के बेसिस पे भी चैलेंजेस आया, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स मास है, जहाँ पर अलग अलग लोग, अलग अलग कल्चर है, जहाँ लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जहाँ अलग अलग तरीके के रिलीजन है। और इवन जो पार्टीशन हुआ, पार्टीशन का बेसिस रिलीजन था कि मुस्लिम कंट्री के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए सेपरेट कंट्री बनाई दी जाए, और हिंदू लोगों के लिए या जनरल मासेस के लिए पहले कंट्री बनाई दी जाए। तो ये इंडिया और पाकिस्तान बना। सो इंडिया की जर्नी इंडिपेंडेंस बहुत चैलेंजिंग रही थी। 200 साल जब ब्रिटिशर्स रूल करके गए थे, तो दे लेफ्ट इंडिया आफ्टर लॉट ऑफ प्लंडर एंड कुछ नहीं था इंडिया में बेसिकली। रिसोर्सेज के नाम पे, रिसोर्सेज सारे ऑलरेडी वो हाई रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट कर चुके थे अपने कंट्रीज में बाय द टाइम दे बाय द टाइम दे गिव देयर इंडिपेंडेंस टू इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहला चैलेंज आता है ना, तो फर्स्ट मोस्ट चैलेंज इज 565 प्रिंसली स्टेट्स। यस। तो जो ब्रिटिश इंडिया रूल करता था, तो ब्रिटिश इंडिया, आप सिंपल सा ये समझिए कि जो ब्रिटिश इंडिया था ना, तो ब्रिटिश इंडिया दो में था। एक तो प्रोविंशियल स्टेट था, प्रोविंशियल स्टेट्स था, और एक था प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ये ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहा हूँ, प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस में सिस्टम क्या था? एक प्रोविंशियल स्टेट था, और एक था प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स। तो जो प्रिंसली स्टेट था, इसमें किंग रूल करते थे। बट ये ब्रिटिश क्राउन के आगे उन्होंने बोल रखा था कि वी आर लॉयल टू द ब्रिटिश क्राउन, और ब्रिटिश क्राउन ने इन्हें एक्सेस दे रखा था उस कंट्री पे रूल करने का, उस पार्ट पे रूल करने का। और जो प्रोविंशियल स्टेट था, ये डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ रहा था। ठीक है, तो जब वो इंडिया छोड़ के गए ना, तो उन्होंने उस क्राउन को, ठीक है, वो प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने आजादी दे दी थी कि आप भी डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। सो अब वो जो राजा थे वो सडनली इंडिपेंडेंट बन गए, और कोई क्राउन के अंदर में उनको काम करने की जरूरत नहीं है। सो दे वर वेरी रेजिस्टिव एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कि वो इंडिया में ज्वाइन करें, कि उनको लग रहा था कि हम जब इंडिपेंडेंट रूलर बन सकते हैं, किंग बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट हो सकता है हमारा, तो वाई डू वी नीड टू ज्वाइन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया फेस द मॉन्यूमेंटल टास्क ऑफ इंटीग्रेटिंग 565 प्रिंसली स्टेट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडिया को एक मॉन्यूमेंटल टास्क मिला कि 565 प्रिंसली स्टेट्स को पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक कंट्री में, ठीक है, एक कंट्री में बनाना। देखिए, ये सारी कंट्रीज देख रहे हैं आप, ये स्टेट्स को, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या कितने बड़े चैलेंजेस रहे होंगे जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए। इस कंट्री को भी मना के लेके आना है कि आपको भी भारत का हिस्सा बन के रहना है। राजपूताना, अजमेर, गुजरात, ग्वालियर, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, ये सारे के सारे क्या थे? ये प्रिंसली स्टेट्स थे। और सबसे लास्ट तक दिक्कत दिया जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, हैदराबाद में। और हैदराबाद ने दिया, और गुजरात में यहाँ एक ये दिया था, जूनागढ़ ने दिया था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे दिक्कतें आई, तो उसको फिर सॉल्व भी किया गया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में आपने देखा कि राजा हरि सिंह जो थे, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम इंडिया में ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, फिर बाद में ट्रीटी ऑफ एक्सेशन हुआ ड्यू टू पाकिस्तान इन्वेजन, हम डिटेल में पढ़ेंगे कभी। ठीक है, दिस इमेंस डाइवर्सिटी इन गवर्नेंस टुगेदर विद हंड्रेड ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन अक्रॉस द नेशन प्रेजेंटेड यूनिक चैलेंज इन फॉस्टरिंग यूनिटी एंड इंश्योरिंग इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल कम्युनिटीज विद इन द न्यूली फॉर्म्ड इंडियन यूनियन। तो ये जो है ना, इंडिया में बोलते हैं लैंग्वेज डाइवर्सिफाइड है, कल्चर डाइवर्सिफाइड है, लोगों का रहने का तरीका डाइवर्सिफाइड है, तो इसमें एक यूनिक चैलेंज इंडिया को फेस हुआ कि कैसे सबको इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन मिले इस कंट्री के अंदर। ठीक है, तो दैट वाज द चैलेंज। अब आता है नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। मैंने बोला ना, अब यूनिटी और इंटीग्रेशन कैसे होगा उन डिफरेंट कल्चर का, उन डिफरेंट लैंग्वेज का। सबसे पहले देखिए, आफ्टर द पार्टीशन जो हुआ, पार्टीशन हुआ ही लैंग्वेज के बेसिस पे। तो जब लैंग्वेज के उस पे, सॉरी, लैंग्वेज कह रहा हूँ मैं, रिलीजन के बेसिस पे हुआ। ठीक है, पार्टीशन जो हुआ वो रिलीजन के बेसिस पे। तो रिलीजन में मतलब कि जो बेसिकली जो मुस्लिम्स थे, उनके लिए उन्होंने बोला कि हम एक सेपरेट कंट्री बनाएंगे, दैट इज पाकिस्तान, और बाकियों के लिए इंडिया। ठीक है, इंडिया से हिंदुओं के लिए नहीं था, इंडिया बाकी सबके लिए था, क्योंकि इंडिया ने खुद को एक रिलीजियस स्टेट डिक्लेयर नहीं किया था। पाकिस्तान डिक्लेयर इटसेल्फ अ इस्लामिक कंट्री, ठीक है, इस्लामिक नेशन, पर इंडिया ने कुछ डिक्लेयर नहीं किया था। तो इंडिया, जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, वो इंडिया में आती है। ठीक है, फिर कम्युनल वायलेंस क्या है? कम्युनल वायलेंस देखिए, अब रिलीजन के बेसिस पे जब डिवीजन हुआ, तो ये तो कम्युनल वायलेंस होना तो बिल्कुल ये था, लाजमी था। कि हमने देखा कि कंट्री के बहुत ही बड़े बड़े पार्ट में, अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर में और क्या कहता है, और अलग अलग पार्ट्स में क्या हुआ, कम्युनल वायलेंस होना स्टार्ट हो गया। फिर आते हैं इंटीग्रेटिंग स्टेट्स में।
Integrating over 565 princely states required delicate negotiation and strategic diplomacy to ensure a unified Indian Union while respecting regional identities. मैंने बोला ना, इंटीग्रेटिंग जो स्टेट था वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के सामने। फिर आता है कम्युनल वायलेंस, तो इंडिया ने फेस करा। ये पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर था, ये पार्टीशन के टाइम का पिक्चर है। ये रेल से भर भर के लोग एक कंट्री के बॉर्डर से दूसरे कंट्री के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। सडनली आपको सोचिए, आप रात में आपको बताया जाता है कि दिस कंट्री इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, और आपका घर द्वार आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूसरे कंट्री में जाना पड़ता है ड्यू टू आप एक रीजन से बिलोंग करते हैं। तो दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ पार्टीशन, ठीक है। अब आते हैं इन इंटीग्रेटिंग स्टेट्स इनटू इंडिया। इनका सबसे बड़ा रोल रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इनका इतना बड़ा रोल आता है, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है, एक रीजन है आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में। खास के इन्होंने हैदराबाद जैसे, इन्होंने सारे स्टेट्स के साथ बात किया, ठीक है। हमें दो टेक्निक अपनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पहले तो बात करना, उन्होंने इन्होंने डायलॉग स्टार्ट करा, ठीक है। सारे स्टेट के साथ डायलॉग स्टार्ट करा। तो डायलॉग में बोला कि आपको हम कुछ प्रिंसली पर्स देंगे, ठीक है। आपको प्राइवेट पर्स देंगे, मतलब आपको कुछ पेंशन वगैरह मिलेगी, और आपको कुछ सरकारी जो मोहलते वगैरह वो सब अलग अलग तरीके की चीजें मिलेगी, समझ लीजिए प्रिविलेज मिलेगी, ठीक है। और दूसरा, जो डायलॉग से नहीं माने उसको क्या किया, उसको सीधा हार्ड मिलिट्री पावर यूज किया। हार्ड पावर यूज किया उसको ओवरकम करने के लिए। एग्जाम्पल हैदराबाद, हैदराबाद में इंडियन मिलिट्री का यूज किया गया टू एक्सेस हैदराबाद इनटू इंडियन टेरिटरी। फिर आता है रोल क्या है सरदार पटेल का। इन्होंने बोला कि 565 प्रिंसली स्टेट को इंडिया में इंटीग्रेट कराया, उसमें सबसे बड़ा रोल इनका था, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी लीडरशिप के अंडर में इंडिया ने कितना ईजी हो गया इंडिया को एक्सीड करना उन स्टेट्स को। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। अब पता है, जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की बात आई ना, तो एट द डेट दैट टाइम सारी लीडरशिप के अंदर डर आ गया कि अगर हम अलग अलग स्टेट को अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग स्टेट बना देंगे, तो आने वाले टाइम में उनके अंदर एक सेपरेटिज्म की फीलिंग आ जाएगी कि हम अलग बिल्कुल, क्योंकि हमारा बोली अलग है, हमारी क्या कहते हैं, हमारी भाषा अलग है, हमारी कल्चर अलग है, तो हम एक सेपरेट स्टेट है। तो उससे सेपरेटिज्म से क्या होता है ना, धीरे धीरे एक नेशन स्टेट जो है, नेशन स्टेट की डिमांड आने लग जाती है, ठीक है। इट इज वेरी कॉमन। जैसे आपने देखा होगा श्रीलंका में आई, हमने पढ़ा था कि श्रीलंका में आई कैसे कि तमिल लोगों ने एक सेपरेट इलम की डिमांड कर दी, सेपरेट इलम यानी सेपरेट स्टेट की डिमांड कर दी। तो उस तरीके से सेपरेटिज्म फीलिंग आ जाती है। तो ये गवर्नमेंट के अंदर डर था। तो ठीक है, तो पर धीरे धीरे जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट आई 1955 में, और अलग अलग जगह जैसे पोटी श्रीरामुलु, ठीक है, पोटी श्रीरामुलु जो उनके प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने आंध्रा के लिए बहुत ज्यादा जान वान दे दी। फिर वो चीजें थोड़ी सी टेंशन में आ गई, तो गवर्नमेंट को फिर फाइनली करना पड़ा कि नहीं, हम लैंग्वेज के बेसिस पे करेंगे। लैंग्वेज के बेसिस पे बना स्टेट, महाराष्ट्र गुजरात डिवाइड हुआ, ठीक है। लैंग्वेज के बेसिस पे क्या तमिलनाडु बना, लैंग्वेज के बेसिस पे केरला बना, ठीक है। देखिए मलयाली लोग, जो मलयाली लोग हैं वो केरला में रहते हैं, तमिलनाडु बोले तमिल बोलने वाले लोग तमिलनाडु में रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से फिर आते हैं एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना कितना बड़ा चैलेंज था, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इंडिया वाज अ लैंड ऑफ इलिटरेट मासेस, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वर इलिटरेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो उनको डेमोक्रेसी के बारे में समझाना, इलेक्शन के बारे में समझाना, उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में समझाना, ये एक खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडियन गवर्नमेंट को कैसे समझाएं आपको कि चुनाव ऐसे होता है। आज तक उनको गुलामी स्लेवरी की आदत पड़ी हुई है, अब उनको समझाना है कि नहीं, आप अपने नेता को चुन सकते हैं, ठीक है। और एक प्रोसेस है चुनने का, उसमें इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में कैसे वोट डालेंगे, वो लोग अपने लीडर को कैसे समझेंगे। तो बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया को डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने में। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ने ट्राई करा, जैसे हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अडॉप्ट किया, ठीक है। उस टाइम जो था 21 प्लस ईयर वाले लोग जाके वोट दे सकते थे, ठीक है, चुन सकते थे, इंश्योरिंग दैट एवरी सिटीजन हैड द राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट। ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर हमारे कंट्री के फर्स्ट जनरल इलेक्शन का है। ये पिक्चर उसमें दिखा रहे हैं कि कैसे एक ये बाबा को उठा रखा है उन्होंने, और ये इलेक्शन, ये बूथ है, यहाँ पर ये वोट कास्ट करने जा रहे हैं। फिर आते हैं इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। बिल्डिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वाज एसेंशियल फॉर फॉस्टरिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, क्रिएटिंग अ रॉबस्ट फ्रेमवर्क फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट किया गया, ठीक है, ताकि लोगों का धीरे धीरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में भरोसा हो, और अलग अलग इनोवेटिव मेजर्स भी लिए गए। जैसे अब क्योंकि वो मैंने बताया था कि जनता उस टाइम पे ज्यादा इलिटरेट थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ज्यादा टेक्स्ट चीजों को समझ नहीं पाती थी। उन्होंने क्या करा, सिंबल को प्रायोरिटी दे दी, ठीक है, कि जो था कि आपके जो लीडर है उस सिंबल देख के आप वोट कर सकते हैं उनको, ठीक है, तो बैलेट पेपर में। तो ये एक फिजिबिलिटी क्रिएट की थी जनता के लिए। फिर आता है डेमोक्रेसी इन अ डाइवर्स सोसाइटी, चैलेंजेस ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। मैंने बोला था ना, इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटीज बहुत इंडिया में उस टाइम में, ठीक है। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस और एनहांस पार्टिसिपेशन चाहिए थी। डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक देखिए, यहाँ आता है डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के बारे में। Economic development is crucial to uplift the disadvantaged section of society, ensuring basic needs are met for all citizens। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में है। देखिए, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है डिसएडवांटेज सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। जो ऑलरेडी डिसएडवांटेज है उनको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ तो इकोनॉमिक प्लान चाहिए ना आपको सोसाइटी में, ताकि सारे लोग क्या हो, सोशल जस्टिस को, सोशल इक्वालिटी को एंजॉय कर सकें। आप देख रहे होंगे सोशल इक्वालिटी है, ये लोग सारे एबल्ड पर्सन है, ये थोड़े से स्पेशल एबल्ड पर्सन है, तो इनको कैसे इक्वालिटी मिलेगी। ऐसा तो थोड़ी है कि दोनों को साथ में रेस में भगा दो, बोलो कि हम इक्वालिटी दे रहे हैं, नो, दैट इज नॉट इक्वालिटी, ठीक है। इक्विटी करना पड़ेगा कि इनको लेवल अप करना पड़ेगा, आपको लेवल अप करने का उस लेवल पे, ताकि वो जाके खुद कंप्लीट कर पाए, ठीक है। फिर वेलफेयर प्रोग्राम्स आए, टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स आए, जिससे पॉवर्टी को है क्या कहते हैं, एलिविएशन है, पॉवर्टी एलिविएशन, प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ठीक है। जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज थी लाइक एससी, ठीक है, एसटी और माइनॉरिटीज, उनको टारगेट किया गया,
ताकि उनके अंदर जो पॉवर्टी एलिगेशन है या और सोशल बैकवर्डनेस है वो कम की जाए। ठीक है, टैकलिंग पॉवर्टी वाज अ मेजर चैलेंज फॉर इंडिया। देखिए ये गरीबी दिखा रही है, पॉवर्टी है, ठीक है। फोकस एफर्ट ऑन लैंड रिफॉर्म, ठीक है, उन्होंने लैंड रिफॉर्म पे फोकस किया, क्योंकि देखिए प्री इंडिपेंडेंस क्या था ना, जमींदारी थी, लैंड होल्डिंग जो थी ना, लैंड होल्डिंग जो सिस्टम थी वो बहुत ज्यादा हायरार्कियल था, और क्या था, वो टाइम टू टाइम चला आ रहा था अंग्रेजों के टाइम से, जो जमींदारी थी और अलग अलग सिस्टम था उन्होंने लैंड रिफॉर्म सिस्टम का, ठीक है। तो उससे क्या हुआ ना कि जो लैंड था कंसंट्रेटेड था फ्यू के बीच में कंसंट्रेटेड था, ठीक है। तो जिसके कारण जो गरीब थे वो गरीब ही रह पा रहे थे, बंधुआ मजदूरी बन के रह पा रहे थे। तो लैंड रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि दोबारा से जमीन को बांटा गया अलग अलग लोगों के बीच में, ताकि लोगों के पास जमीन आए और लोग धीरे धीरे अपने आप को मतलब एलिविएट कर पाए उस सिचुएशन से। पॉवर्टी एलिवेशन आर एसेंशियल फॉर अपलिफ्टिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ठीक है। अब देखिए जो लैंड रिफॉर्म है ना, लैंड रिफॉर्म हर स्टेट्स में उस फुल्ली अपने इफेक्टिव तरीके से को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, स्पेशली केरला ने इसको इम्प्लीमेंट किया बहुत ही अच्छे तरीके से, और कुछ स्टेट्स ने किया, बाकी स्टेट्स में हमने देखा लैंड रिफॉर्म जो नेग्लिजिबल ही अमाउंट ऑफ इफेक्टिवनेस लेके आ पाई, क्योंकि जनरली क्या क्या वहाँ के जो जमींदार थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, उन्होंने क्या किया, अपने ही रिलेटिव्स को ट्रांसफर कर दिया अपना लैंड, जिसके कारण उनका लैंड उनके पास ही रहा और लैंड रिफॉर्म उतना इफेक्टिव नहीं रह पाया। ठीक है। समरी ऑफ की चैलेंजेस क्या था, नेशनल यूनिटी को बनाए रखना। हमने देखा कि देखिए यहाँ पर ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, तो ये एक मेजर चैलेंज था कि सबको एक नेशनल यूनिटी को बनाए रखना, डिफरेंट कल्चर को, डिफरेंट लैंग्वेज को, डिफरेंट ग्रुप्स को अकोमोडेट करना है कंट्री में, दैट वाज अ बिग चैलेंज। ठीक है, तो एक इंडिया को नेशनल यूनिटी का एक डाइवर्सिटी को मेंटेन करना, यूनिटी का फोकसिंग ऑन इंटीग्रेशन पे, ठीक है, आफ्टर पार्टीशन यूनिफाइंग वेरियस कल्चर एंड लैंग्वेज, फिर डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करना। इट इज आल्सो चैलेंजिंग इन अ बिग कंट्री लाइक इंडिया टू प्रैक्टिस डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी बस बोल देने से अच्छा लगता है, एक चुनाव करवाने में जितना अमाउंट ऑफ फंड यूज होता है, और डेमोक्रेसी बहुत एक लेंथी प्रोसेस है। इट इज वेरी हार्ड इन कंट्री लाइक इंडिया टू प्रैक्टिस डेमोक्रेसी, पर स्टिल आज आज तक हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहे हैं, और हम डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से ही आज तक अपने नेताओं को चुनते आ रहे हैं। दैट शोज India support of democracy. ठीक है, robust democracy involve institutional capable of managing diverse interests while ensuring equal participation and representation of all citizens. हमने बताया universal adult suffrage और ये जो franchise थी हमने already adopt कर लिया था at the time of enactment of constitution. When it comes to development, promoting development aim to alleviate poverty and ensure social justice. Implementing policy that uplifted marginalized communities को हमेशा से target किया गया, ताकि उनको एक social justice ensure किया जा सके, उनको poverty से निकाला जा सके, गरीबी से निकाला जा सके, और ऐसी ऐसी policy बनाने लगे इंडिया में। ठीक है, अब आता है conclusion। ये पिक्चर देख रहे हैं, एनसीईआरटी का पिक्चर है, ये पाकिस्तानी फ्लैग और इंडिया के फ्लैग है, और ये बंगाल का पिक्चर है पोस्ट राइट, ठीक है, कि जो कम्युनल राइट हुआ। तो नेशन बिल्डिंग रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस एफर्ट टू हार्मोनाइज डाइवर्स कल्चर, बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि एक नेशन में क्या होता है ना, डिफरेंट कल्चर को, डिफरेंट ग्रुप्स को, डिफरेंट लैंग्वेज को, रिलीजन को एकोमोडेट करना, उनके सेंटिमेंट्स को सुनना, उनके फीलिंग्स को सुनना, और उनको एक सेपरेटिज्म की बिना फीलिंग की क्रिएट किए उनको एक पार्ट में जोड़े रखना, दैट वाज अ बिग चैलेंज। और इंडिया ने वो आज तक करके दिखाया है, और हम लोग अभी तक एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसिंग कंट्री है, और हमने आज तक जो पॉवर्टी थी, पॉवर्टी रेट भी हमारी कम हुई है, और हमने मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को क्या किया, रिजर्वेशन दिया फॉर द पर्पस ऑफ अपलिफ्टमेंट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे सुधार आई चीजें में। सो नाउ चैप्टर एंड्स।